हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमें बात करनी है पैरामेडिकल का एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन फार्माको थेराप्यूटिक्स। क्या बोलते हैं? फार्माको थेराप्यूटिक्स। ये पैरामेडिकल एक सब्जेक्ट होता है। बेसिकली हम कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स करें, ये सब्जेक्ट आता ही आता है। और हम बात करते हैं जो फार्माकोथेरापेटिक्स सब्जेक्ट होता है, इसमें हम बताते हैं कि डिसीज क्या है और डिसीज का ट्रीटमेंट कैसे होना है, नॉन फार्माकोलॉजिकली और फार्माकोलॉजिकली। इसमें बेसिकली मैनेजमेंट देखते हैं डिसीज का, कि डिसीज को हम क्या कर सकते हैं, डिसीज के साथ वो ट्रीट कर सकते हैं या वो नॉन ट्रीटेबल है। हमें पता है कि हमारी ऐसी आज भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, जैसे कि कैंसर। तो उसको क्या करते हैं, हम उसका रोकथाम करते हैं। उसी के बारे में देखना है तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि जो अपना फार्माकोथेरापेटिक्स होता है वो क्या कहलाता है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये मेडिकल साइंस की शाखा है, क्योंकि पैरामेडिकल से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की। ओके, देन इन विच डील विद द क्यूरिंग और ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग ऑफ डिजीज। क्यूरिंग, क्योर करना, ट्रीटिंग, ट्रीटमेंट। बेसिकली एक ही कहलाता है, क्योर करना या ट्रीटमेंट करना, एक ही कहलाता है। फ्री फ्रॉम द डिजीज मतलब क्योरिंग या ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव, जो प्रिवेंट करते हैं डिजीज को, उसकी बात करनी है। बाय द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, फार्मा एंड नॉन फार्मा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फार्मा और नॉन फार्मा क्या है, तो ये वही है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उसकी बात कर रहे हैं अपन। अब देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। एम्पायरिकल थेरेपी, एक अपनी एम्पायरिकल थेरेपी होती है, और रेशनल थेरेपी, प्रिवेंटिव थेरेपी, पैलिएटिव थेरेपी। Number of therapy included in this topic. Main reason is that curing of disease, any process। इसका मुख्य कारण ये है कि कोई भी थेरेपी यूज करो, लेकिन क्या होना चाहिए, जो हमारी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमें बीमारियों से ठीक होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एम्पायरिकल जो थेरेपी होती है वो क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के दौर में कॉमन टैबलेट दी जाती है हमें, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। उसके साइड इफेक्ट भी हैं, थेरापेटिक इफेक्ट भी हैं, दोनों तरीके से वर्क करती है। वैसे हर चीज का अच्छा और बुरा परिणाम होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर हम बात करें कि इसका गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट क्या है, तो बेसिकली कोई भी डिसीज है जो हमें या होने वाली है, इन सब पर बात करनी है। आज के दौर में हमने देखा है कोरोना बीमारी भी, कोरोना वायरस आया था, बहुत से लोग बीमार हुए थे, बहुत से लोग बीमार नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, उनको वैक्सीन लगाई गई है। हमने, आपने, सभी ने वैक्सीन का यूज किया है। अब हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। क्या का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का। बिफोर द रिजल्टिंग, उसका परिणाम क्या है, उसके पहले हम क्या करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। वो कैसे, कि मान के चलो कोई भी डिजीज है, एनी डिजीज, लाइक
डायबिटीज। डायबिटीज है, क्या है? डायबिटीज है। डायबिटीज, अस्थमा, सीओपीडी, कोई भी डिसीज हो सकती है। हम बस एग्जाम्पल के लिए आपको डिसीज के नाम बता रहे हैं। तो जो एम्पायरिकल थेरेपी होती है, इसमें बेसिकली हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा फीवर होता है, वायरल होता है, तो आप कितनी ही ज्यादा दवाइयां करवा लेते हैं, ठीक है। मलेरिया हो जाता है जब किसी को, तो अपन कितनी भी दवाइयां करवा लेते हैं, वो दिन में तो ठीक रहता है, हक्का बक्का रहता है, मस्त रहता है, लेकिन क्या होता है, रात में उसको क्या बुखार आ जाता है, लेट नाइट फीवर होने लगता है। तब डॉक्टर और फार्मासिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको एंटीबायोटिक रेगुलरली लेनी पड़ेगी। अगर जब आप एंटीबायोटिक बार बार लोगे तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन एंटीबायोटिक लेने का भी एक ड्यूरेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा आप 8 से 10 दिन ले सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है आपको डिसीज कौन सी है और डॉक्टर की सलाह से। ये आप बात याद रखना। उसके बाद बात करें रेशनल थेरेपी की। रेशनल थेरेपी वो कहलाती है जिसमें हमें आइडिया होता है किसी डिसीज के बारे में, किसी ड्रग के बारे में। जो नियमित तौर पे बीमारियां होती हैं उनमें कुछ दवाइयां हमें याद हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमें फीवर आ रहा है, अगर हमें फीवर आ रहा है तो सभी को पता है कि फीवर के लिए हम क्या देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। फीवर के लिए हम यूज करते हैं PCM, पैरासीटामोल टैबलेट। अगर कोई एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित है या नहीं है, डजंट मैटर देन योर नॉलेज। आपके अंदर ज्ञान कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको पता रहता है कि पैरासीटामोल जो टैबलेट है वो काय के लिए उपयोग होती है, फीवर के लिए। काय के लिए? फीवर के लिए। कोई भी इंसान जो फार्मा फील्ड में हो, नॉन फार्मा फील्ड में हो, वो बता देगा कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो आपको क्या करना है, पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है। मेन इज ये है कि उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, जो भी डिसीज है। तो ये रेशनल थेरेपी कहलाएगी। थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट होता है, ये आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और यहां जो टर्म लिखी हुई है इनका मतलब हम आपको बता रहे हैं। जहां भी थेरेपी आता है मतलब वहां ट्रीटमेंट की बात हो रही है। ओके, अब बात करते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी की। प्रिवेंटिव थेरेपी का बेसिकली मतलब होता है बचाव। क्या? बचाव। हम देखते हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर हम उसका करते हैं, उसका बचाव करते हैं कि ये और आगे ना फैले। ऐसा मानो कि आप यहां तक आ गए हो, यहां तक आप आ गए हो, आप थोड़ा और आगे जाओगे तो निकल जाओगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? थोड़ा और आगे जाओगे तो निकल जाओगे, टाटा बाय बाय, खत्म। समझ रहे ना? तो अब यही रोकना क्या है?
प्रिवेंशन है। क्या है? प्रिवेंशन है। किसी चीज का वहीं रोक देना क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव कहलाता है या प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे हमने देखा है अभी एक पेंडेमिक आया था, उस पेंडेमिक में मैं बार बार कोरोना की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोरोना रिसेंटली सभी ने देखा है, कोरोना सभी ने देखा है, सबको बहुत अच्छे से पता चल गया कि कोरोना क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं कोरोना की बात कर रहा हूं और इसीलिए मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं। जिनको कोरोना के सिम्टम्स थे उनको भी वैक्सीनेशन हुआ है, उनको भी वैक्सीन लगाई गई है। जिनको नहीं थे उनको भी वैक्सीन लगाई गई है, क्योंकि अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं तो आप आगे ना बढ़े, और जो अभी इसी स्टेज पर हैं, ऐसे मान लेते हैं कोरोना है, जो इस स्टेज पर है वो इसी पर रहे। मेन मतलब है रक्षा, मेन मतलब है प्रोटेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं पैलिएटिव की। जो पैलिएटिव थेरेपी होती है, ऐसी थेरेपी जिनका आप जिस बीमारी का इलाज तो नहीं है लेकिन हम उसको क्या करते हैं, रोक के रख सकते हैं कि अब जो आगे इसके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े। जैसे कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम मोर्फिन ड्रग देते हैं। कौन सी ड्रग देते हैं? मोर्फिन ड्रग देते हैं। मोर्फिन ड्रग देते हैं किस लिए? कि जहां है, जिस स्टेज पर है, धीरे 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 उसके सिम्टम्स खत्म हो जाएं। क्या जो सिम्टम्स हो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएं, क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं, इसलिए हम देते हैं। और हम ये याद रखते हैं कि ये जो डिसीज है वो क्योर तो नहीं होनी है, ट्रीट तो नहीं होनी है, लेकिन हम उस डिसीज को आगे ना बढ़ने दें, इसलिए हम ड्रग थेरेपी ले सकते हैं। और दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर मैंने यहां बताया, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको शुगर से अपन दूर रखते हैं ना। किसी को अगर अस्थमा है तो कौन सा अस्थमा है डिपेंड करता है, डायबिटीज है तो कौन सी डायबिटीज है डिपेंड करता है। डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिटस है, डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट है, डायबिटीज इंसुलिन इंडिपेंडेंट है या नॉन डिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये पता कब चलेगा? जब डायग्नोसिस होगा, जब जांच होगी। ठीक है, जैसे अगर बात करें किसी को अस्थमा है, अस्थमा में क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी एयरवे होते हैं, जो हमारे क्या है सांस वाले पाइप होते हैं, उससे सांस निकलती है, तो उसको क्या कर देता है, वो नैरो कर देता है। नैरो मतलब उसकी जो जगह है वो ऐसे संकुचित कर देता है, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए हम देते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, जिससे क्या होता है, डायलेट हो जाते हैं। मैं आपको सारी ड्रग्स बताऊंगा, डिसीज बताऊंगा, उसके ट्रीटमेंट बताऊंगा आपके नॉलेज के लिए, कि आप समझ पाओगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, मैं आपको सभी बताऊंगा। इसमें प्रिकॉशंस क्या देते हैं? स्मोकिंग से दूर रहना है, डस्ट पार्टिकल से दूर रहना है, पॉल्यूशन से दूर रहना है, डाइटरी प्रोडक्ट से दूर रहना है। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, मिल्क, अगर मिल्क भी आप लेते हैं तो क्या करते हैं, बॉयल करके और उसमें क्या करके टर्मरिक ऐड करके हल्दी वाला दूध पीते हैं, वो भी नाइट्रो थोड़ा सा गरम इन द सेंस कि वो उसमें जो भी
जैसे आप ठंडा दूध पियेंगे तो क्या होगा, वो कोल्ड बनाएगा हमारी बॉडी में, और ठंडा होगी तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड फ्लो है उसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ऐसे ही सेम है। अब इसकी बात करें स्कोप की, अब बात करते हैं स्कोप की, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स। जहां बीमारी है वहां उसका स्कोप है, सब लोग जानते हैं। कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, जीन बेस्ड थेरेपी, फार्माकोजेनेटिक्स और थेराप्यूटिक इंडेक्स, ये सब चीजें हैं। इनका स्कोप यहाँ पे है। अगर हम बात करें, ये बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाएंगे। और वो नोट्स मिलेंगे आपको कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, EVS क्लासेस। ये नोट्स आपको दिए जाएंगे विदाउट ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सेवा है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे। यहां सिर्फ हम क्या समझना है, हमें बहुत अच्छे से समझना है, समझ में नहीं आता तो कमेंट करना है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें बहुत ही आसानी से और इजी वे में समझाऊं और नॉर्मल भाषा में समझाऊं। बात करते हैं कीमोथेरेपी। तो हमें पता है कीमोथेरेपी बेसिकली कहां यूज होती है, जब कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। और हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर क्या है, क्या है कैंसर? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड कैंसर। जब हमारी बॉडी में अननेसेसरी, अनावश्यक कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है तो वो कहलाता है क्या, कैंसर। हमारे शरीर में जहां सेल्स की आवश्यकता नहीं है और वो सेल्स वहां डेवलप होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो कहलाता है कैंसर। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे अननेसेसरी कोई पार्ट आएगा तो वो तो ऑड लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या है, एक नोड फॉर्म करता जाता है, वही वही अंदर अंदर म्यूकस कफ टाइप का एक ऐसे एक जेली जैसा पदार्थ जमने लगता है, हो सकता है मसल्स डैमेज भी कर दे। तो उसकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और एक टाइम आता है कि फिर वो नॉन क्यूरेबल या प्रिवेंटेबल हो जाता है। अब बात करें टॉक्सिकोलॉजी की। टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन्स की स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। अगर मान के चलो कोई पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर है और वो पॉइजन हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या इफेक्ट दे रहा है, उसकी बात करेंगे, और कैसे ट्रीट होना है उसकी बात करेंगे। हम देखते हैं कि कभी कभी हमें स्नेक पॉइजन हो जाती है तो बिर करके एनालगर करके कुछ इंजेक्शन ऐसे एंटी सीरम आता है। ऐसी बहुत सी मतलब चीजें हैं जो रहती हैं कि क्या कर सके, पॉइजन को क्योर कर सके। और हम देखते हैं पॉइजन बेसिकली कहां फ्लो होता है, कहां रन करता है, ब्लड में। एक बार ब्लड में पॉइजन इनटेक हुआ तो चंद मिनट लगते हैं या चंद सेकंड लगते हैं उसको हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए, फैलने के लिए। क्योंकि हमें पता है, मान के चलो यहां हमें अगर पॉइजन इंजेक्ट हुआ और अगर हम यहां से जो वेन्स हैं वो बंद नहीं करेंगे, जो आर्टरीज हैं वो बंद नहीं करेंगे, जो नर्व्स हैं वो बंद नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा,
पॉइजन हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हम देखते हैं कोई किसी भी चीज का जब हमें पॉइजन होता है तो मान के चलो अगर हमें यहाँ पॉइजन हुआ है तो हम यहाँ बांध देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ बांध देते हैं या क्लैंप लगा देते हैं कि इसके आगे क्या ब्लड फ्लो ना हो सके, या फिर यहाँ होता है तो यहाँ बांध देते हैं। कुछ लोग बारी बारी एक दूसरे करके बांध देते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ से निकल जाए, थोड़ा बहुत यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाए जिसमें क्या है पॉइजन है, तो यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ऊपर हम देखते हैं एक टाइम के बाद हम ऐसे क्या करते हैं अपने जो भी हमारी बॉडी में क्या है पॉइजन इंजेक्ट होता है तो वहां एक रिएक्शन देखने को मिलता है। ये देख पा रहे हैं हमारे नब्ज़ें धीरे धीरे फूलने लगी हैं और ऑटोमेटिक ये फूलती जाएंगी वो अलग दिखने लगेंगे। इसमें फिर क्या हुआ कि जहां पॉइजन है वहां कुछ पेलेट्स वगैरह इंजेक्ट करा दिए जाएंगे या लगा दिए जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां से ब्लड निकाल देते हैं। जो लोग जिनको आइडिया होता है कि अगर यहां से ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारे जीवन बर्बाद आ जाए, ठीक है, तो वो लोग वहां से ब्लड निकाल देते हैं। लेकिन फिल्मों वाला रोल कभी यूज नहीं करना। आप ऐसे काट तो शक करके निकाल दिया, वो तो बच जाएगा, आपका काम खेल हो जाएगा, समझ रहे ना, आपका काम खत्म। इसलिए फिल्मों वाला रोल यूज नहीं करना है। जो भी करना है साइंटिफिकली और ऑथेंटिकली करना है, ठीक है। जो ऑथेंटिकेटेड है, साइंटिफिक प्रूफ है जिसका, उसकी बात करनी है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, अब क्या होगा, टेस्ट जांच, कितना इसका इफेक्ट रहेगा, कितने टाइम तक इफेक्ट रहेगा, ये कहां तक असर कर पाएगा, कहां असर नहीं करेगा, ये सब चीजें आएंगी। स्टेजेस रहती है इसकी। जीन बेस्ड थेरेपी, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। अब जो हमने ड्रग लिया है इसका 50% पार्ट जो है वो कितने टाइम में रिड्यूस हो जाएगा। मान के चलो अगर किसी ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो है 6 आवर, कितनी है, 6 आवर। तो किसी ड्रग की अगर हाफ लाइफ 6 आवर है, 6 घंटे, 6 घंटे है अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ, तो 6 घंटे बाद 50% रह जाएगा। कितने परसेंट रह जाएगा, 50%। और 12 घंटे बाद कितना रह जाएगा, वो 25%। और 18 घंटे बाद क्या रह जाएगा, 12.5। ऐसे करके रिड्यूस होता जाएगा। ये हाफ लाइफ है। इसका फॉर्मूला था, इसकी कोडिंग अपन कैलकुलेट करते हैं 0.693 इंटू VD, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, अपॉन CL इन द सेंस इट मीन क्लियरेंस। यह क्लोराइड नहीं है, इसका मतलब है क्लियरेंस। क्या है, क्लियरेंस, कितने टाइम ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है। जीन बेस्ड थेरेपी, अब हमने देखा है कि अब जीन थेरेपी भी होने लगी है, ठीक है। अगर किसी को जेनेटिक कोई बेकार रहता है तो उसका जीन वहां से कट करके नया जीन रिप्लेस कर देते हैं, जीन थेरेपी हो जाती है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी, अब फार्माको एपिडेमियोलॉजी क्या है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी ये कहलाती है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन पे हमने ड्रग्स दिया है उसकी स्टडी करना कि इस पे क्या इफेक्ट रहा है, का ड्रग का पॉपुलेशन पर। ये क्या है आपकी फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माकोजेनेटिक्स, यहां जो जीन में बेकार है, जो यहां हमें जो जेनेटिक्स से मिले हैं, जैसे कि मान के चलो किसी को जेनेटिक डायबिटीज होती है, वो बच्चों में भी आ जाती है, तो यहां वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फार्माकोथेरापेutics इंडेक्स, अब इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे। जो फार्माकोथेरापेutics इंडेक्स रहता है इसमें देखते हैं लीथल डोज और इफेक्टिव डोज। जो ड्रग दिया है कम से कम वो 50% ड्रग इफेक्टिव होना चाहिए। इसीलिए एंटीबायोटिक हमने बताया था ना, एंटीबायोटिक आजकल हर चीज में देते हैं,
काय के लिए? क्योंकि एंटीबायोटिक का क्या काम रहता है कि वो साइड इफेक्ट ना होने दे सर्टेन पीरियड में, समझ रहे हैं ना। और उसका भी साइड इफेक्ट है एंटीबायोटिक का, ठीक है। तो ये है लीथल डोज 50 और इफेक्टिव डोज 50, इसकी भी कैलकुलेशन होती है। सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर EVS क्लासेस वाले चैनल वहां प्रोवाइड कराए हैं आपके लिए, पुट किए हैं वहां पर मैंने। तो आप वहां पर जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से नोट्स आप ले सकते हैं। ये आपकी कुछ चीजें हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है। अगर अब हम बात करें, इसको हमने देख ही लिए हैं, कुछ इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव यही रहते हैं कि सही ट्रीटमेंट हो, किसी ड्रग को इंश्योर किया जा सके कि ड्रग ये वाकई में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये सब चीजें क्या ऑब्जेक्टिव से इसके उद्देश्य हैं। डिजीज का ट्रीटमेंट, डिजीज का प्रिवेंशन, जिससे कि क्या रहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहे फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से दूर रहे, जो जिनमें जीवन है, जो जीवित प्राणी हैं। क्योंकि हम देखते हैं जीवन इंसानों में भी है, जीवन एनिमल्स में भी है, जीवन प्लांट्स में भी है, सबका ट्रीटमेंट होता है। ओके, यहाँ हमें बात करनी है इंसानों की। तो ये फार्माकोथेरेपी जो बनाया गया है वो इंसानों के लिए बनाया गया है बेसिकली। तो इतना आप समझिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इतना आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि सारी चीजें नॉलेज के लिए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप अगर पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए नॉलेज हो जाएगा इन चीजों का। ओके, थैंक यू।